अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ रेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। हमने ऑलरेडी पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में हमने एक फैक्टर पढ़ा था, हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, उनमें से एक फैक्टर था टेम्परेचर। उस टाइम मैंने बोला था बस इतना लिख लो दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, और मैंने समझाया था कैसे इंक्रीज होती है। लेकिन इस टाइम हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे हाउ रेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ ए रिएक्शन। एक रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री, अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ द रिएक्शन ईदर डबल्स और ट्रिपल्स। The rate of the reaction doubles or triples, and it doubles generally. NCERT ने only लिखा है doubles, but it may double or it gets tripled. मतलब ये कि अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस हो या 10 केल्विन हो, एक ही बात है, वो हमें ऑलरेडी पता है। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का मतलब क्या है। 10 डिग्री सेल्सियस या 10, मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आपको 300 पहले टेम्परेचर है, आपने 300 केल्विन है, आपने 310 केल्विन बनाया, तो आपने या सबसे पहले आपके पास था 27 डिग्री सेल्सियस, आपने उसको बनाया 37 डिग्री सेल्सियस, तो आपने इंक्रीज कितना किया, 10 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 300 केल्विन। 37 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 310 केल्विन। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितनी है, वो है 10। तो डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में देखा जाए या डिग्री केल्विन में देखा जाए, उसका या केल्विन में देखा जाए, उसका वैल्यू एक ही आएगा। मैं और एक एग्जांपल दूंगा। आपने 0 डिग्री से बनाया 10 डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीज कितना किया, 10 डिग्री। अब 0 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 273 केल्विन। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 283 केल्विन। तो केल्विन में भी आपने कितना बढ़ाया, 10। तो इसीलिए मेरा जो मतलब है यहाँ पे वो ये है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करने, 10 डिग्री सेल्सियस हो या 10 केल्विन हो, 10 डिग्री सेल्सियस हो, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो और 10 केल्विन हो, एक ही बात है। द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, रेट डबल होती है या ट्रिपल होती है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अब इसको एक्सप्लेन आगे अरहीनियस थ्योरी करेगी या अरहीनियस इक्वेशन करेगी, फिलहाल बस ये एक्सपेरिमेंटल मैं बता रहा हूं कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द रेट बिकम्स 2 टाइम्स और रेट बिकम्स 3 टाइम्स। तो मतलब क्या, आगे देखेंगे। तो मैं अगर इसी चीज को मैथमेटिकली लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, के स्टैंड्स फॉर रेट at t plus 10 divided by kt, यानी कि रेट एट टेम्परेचर t एंड रेट एट टेम्परेचर t plus 10, यानी कि यहां पे मैंने 10 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा लिखा, इसका वैल्यू जो होता है वो 2 होता है और 3 होता है। मतलब ये कि अगर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, kt plus 10 अपॉन kt, इसका वैल्यू यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं 2 को कंसिडर करूंगा तो ये बनेगा 2 टाइम्स kt। क्या बनेगा, 2 टाइम्स kt, यानी कि 10 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे रेट 2 टाइम्स इनिशियल रेट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देख लो सर, आप लोग के तो रेट कांस्टेंट है, हम रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट कहां से आ गया। अब जब भी मैं आप एक यहां पे मैं और एक चीज लिखूंगा कि जब भी मैं रेट की या जब भी मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूंगा, मैं कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान रहा हूं कि मैं कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ नहीं रहा हूं। और जब भी मैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख रहा था, मैं टेम्परेचर को छेड़ नहीं रहा था। जब हमने रेट लॉ पढ़ा तो रेट लॉ में सबसे पहला ही स्टेटमेंट हम लिखते थे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि रेट लॉ में हम देखते थे कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से रेट चेंज होती है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द पावर n बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर।
टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेशन को छेड़ेंगे नहीं। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बताता हूं कि जब हम एक चीज का इफेक्ट देखते हैं तो दूसरे चीज को कांस्टेंट करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा अदरवाइज कि ये इसकी वजह से चेंज हुआ है कि इसकी वजह से चेंज हुआ है। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए इसको कांस्टेंट करेंगे सच दैट मुझे पता चले कि नहीं ये उसी की वजह से चेंज हुआ है, और इसका इफेक्ट देखने के लिए उसको कांस्टेंट करेंगे। तो वही यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो आप देख लो, तो मैंने क्या बोला, KT/10, KT + 10 KT इज इक्वल टू, सर आप तो रेट बोल रहे हो, आपने तो रेट कांस्टेंट लिखा। रेट ला के हिसाब से रेट होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। मैंने ऑलरेडी किसको चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया मैं ऑर्डर एंड कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान रहा हूं। अब देख लो, तो क्या मैं K के बदले लिख सकता हूं R/ या रेट के बदले लिख सकता हूं KC⁴n अपॉन KC⁴n। इसको लिखेंगे KT + 10, इसको लिखेंगे KT, ये एंड ये तो कैंसिल होगा, इसीलिए KT + 10 KT इज इक्वल टू 2 और KT + 10 KT इज इक्वल टू 3। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे बस इतना है, कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट डबल होती है या ट्रिपल होती है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम डबल लेंगे, क्योंकि डबल जनरली द रेट बिकम्स 2 टाइम्स, द रेट गेट्स डबल्ड। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, KT + 10 KT इज इक्वल 2 और इज इक्वल 3। इस 2 और 3 को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। किसको टेम्परेचर कोफिशिएंट? जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, 2, कभी कभी क्या हो सकता है 3। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट को क्या होता है, डबल, ट्रिपल, मतलब 4 टाइम्स, नन ऑफ दीज, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा डबल को। किसको? बिकॉज रेट जनरली गेट्स डबल्ड। तो अब क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली क्या होता है 2 या हो सकता है 3, तो इसीलिए KT + 10 KT इज इक्वल 2 और 3। तो मैंने क्या बोला, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन गेट्स डबल्ड और इट गेट्स ट्रिपल्ड। इट बिकम्स 2 टाइम्स और इट बिकम्स 3 टाइम्स, इट बिकम्स 2 टाइम्स और इट बिकम्स 3 टाइम्स। अब देख लो, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड वे में मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा है द रेट गेट्स डबल्ड, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, फिर आगे मैं इस चीज को समझाऊंगा। द रेट गेट्स डबल्ड when temperature is raised, the rate gets doubled when temperature is raised from या raised सीधे by 10 degree, when the temperature is raised by 10 degree, what will be the rate if temperature is increased by 50 degree Celsius या 50 degree। The rate gets doubled when the temperature is raised by 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से मुझे ये क्या पता चलता है, पहली लाइन से मुझे ये पता चलता है दैट जो मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट मेरा 2 है, क्योंकि रेट गेट्स डबल्ड। अगर क्वेश्चन में लिखा होता है दैट रेट गेट्स ट्रिपल्ड, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था 3, तो इसका मतलब है क्या है, यहां पे 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट डबल होती है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है 2। अब देख लो, व्हाट विल बी द रेट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करूंगा तो रेट क्या होगी। पहला ऑप्शन है कि रेट बनेगी 10 टाइम्स, दूसरा है रेट होगी इंक्रीज 10 टाइम्स, दूसरा ऑप्शन बी इज रेट होगी इंक्रीज 32 टाइम्स, तीसरा है रेट होगी डिक्रीज 10 टाइम्स, और फोर्थ है कि रेट जो है रेट होगी डिक्रीज 32 टाइम्स। अब देख लो, यहां पे इस क्वेश्चन को समझेंगे, आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे। अब देख लो, जनरली लोग क्या बोलेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस तो डबल होती है।
अब 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, हाँ 20 डिग्री मतलब 10 एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे रेट क्या होती है, डबल। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे तो रेट 10 टाइम्स बनेगी फिर, क्योंकि अगर 10 डिग्री पे डबल, 20 पे 4, 30 पे 6, 40 पे 8, 50 पे 10 नहीं। तो इसका सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, तो रेट इंक्रीज होगी, तो डिक्रीज की तो बात ही नहीं है। तो या तो 10 टाइम्स या तो 32 टाइम्स। अब देख लो पहले रेट क्या होती है, पहले 10 डिग्री पे रेट क्या होगी, डबल। अब 20 डिग्री पे क्या, अब मैंने और 10 डिग्री चेंज किया, तो 20 डिग्री पे इसका डबल इज 4। 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस मतलब मैंने और 10 पे और 10 चेंज किया। जब मैं 10 चेंज करता हूं तो रेट क्या होती है, डबल। तो 10 चेंज करने पे रेट डबल होगी, किसका डबल, 4 का डबल। 4 का डबल इज 8। अब देख लो 30 डिग्री सेल्सियस के बाद 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस में मैंने और 10 डिग्री इंक्रीज किया, अब डबल होगा, किसका डबल, 8। 8 का डबल इज 16। और वैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस पे 16 का डबल इज 32। सो द आंसर इज दैट द रेट विल इंक्रीज बाय 32। विजिबल है, हाँ, द रेट विल इंक्रीज बाय, मतलब द रेट विल इंक्रीज 32 टाइम्स, द रेट विल इंक्रीज 32 टाइम्स। अब इसी क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करेंगे। तो मेरा जो मैंने अभी तक बोला, तो हम कभी भी, क्योंकि देखो सर अगर हम ऐसे करेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस पे 32, अब अगर 60 आ गया तो 32 का डबल, 70 आ गया तो 64 का डबल, मतलब उसका डबल उसका डबल। अब अगर 100 आ गया तो मुझे एक कॉपी पे बस यही टेम्परेचर और रेट तो लिखनी है, मुझे तो एक दिन पूरा रेट कैलकुलेट करने में जाएगा। तो इसी तरीके को हम शॉर्ट में कैसे सीखेंगे, तो हम हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा इससे पहले एक पॉइंट लिखेंगे दैट के टी प्लस 10 अपॉन के टी, इसका वैल्यू जो होता है ये तो 2 और 3 होता है। क्या होता है, 2 और 3। के टी प्लस 10 अपॉन के टी का वैल्यू 2 और 3, ये तो मैंने सीखा। अब अगर के टी प्लस डेल्टा टी, के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन के टी आ गया, यानी कि 10 के बदले 20, 30, 40, 50, 60, डेल्टा टीज की कितने डिग्री सेल्सियस से मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, डेल्टा टीज के मैंने कितने डिग्री टेम्परेचर से इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज इन द टेम्परेचर कितना है, दैट इज डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा टी, इट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू, अब डेल्टा टी 10 नहीं है, 10 के बगैर कुछ, अगर 10 है तो आंसर सीधे 2 और 3 होगा। अब क्या है, अब अगर डेल्टा टी है तो मैं लिखूंगा गामा, क्या लिखूंगा मैं, गामा, दिस इज गामा GAMMA गामा, दिस इज गामा टू द पावर डेल्टा T upon 10. This is equal to gamma to the power delta T upon 10, where gamma is temperature coefficient, where gamma is temperature coefficient, where gamma is क्या, temperature coefficient, and is equal to 2 और 3। एक गामा का वैल्यू या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अगर क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन में डेफिनेटली गिवन होगा कि रेट डबल होती है कि ट्रिपल होती है। अब अगर गिवन नहीं है कि डबल होती है कि ट्रिपल होती है, मैं गामा का वैल्यू लूंगा 2। याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि द रेट गेट्स डबल्ड बाई 10 डिग्री, बाई इंक्रीज इन द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बाई इंक्रीज इन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो आप क्या लिखोगे, आप गामा का वैल्यू लोगे 2। अगर नहीं लिखा है तो भी 2 लोगे। तो 3, जब भी 3 लेना होगा वो क्वेश्चन में लिखा होगा द रेट गेट्स ट्रिपल्ड, अगर ट्रिपल्ड लिखा होता तो मैं गामा का वैल्यू क्या लेता, 3। तो आप याद रखोगे के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन के टी इज इक्वल टू गामा टू द पावर डेल्टा। के टी मतलब टेम्परेचर, के टी दोनों पे, के टी का मतलब है टी टेम्परेचर पे, यानी कि ओरिजिनल टेम्परेचर पे, जो मतलब पहले टेम्परेचर पे, इनिशियल टेम्परेचर पे रेट कितनी है। के टी प्लस 10 या टी प्लस डेल्टा टी, मतलब कि ये याद रखना कि टी इज कि टेम्परेचर टी, एट टेम्परेचर टी, और मैं ऐसे लिखूंगा इनिशियल टेम्परेचर, जो पहले था टेम्परेचर चेंज करने से पहले, एट इनिशियल टेम्परेचर रेट क्या है, सो रेट एट टेम्परेचर टी और इनिशियल टेम्परेचर के टी प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, रेट जब टेम्परेचर को, रेट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय
इंक्रीज्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, यानी कि रेट जब आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो है के टी प्लस डेल्टा टी। तो के टी प्लस 10 क्या है? रेट जब आपने टेम्परेचर को, क्योंकि यहां पे डेल्टा टी के बदले क्या है 10, तो आपने क्या किया, हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया। तो आप ये चीज़ याद रखोगे। अब हम इस चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, वो जेई में भी आता है, नीट में भी आता है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देख लो, मैं लिखूंगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज कितने डिग्री सेल्सियस से होता है? 50 डिग्री। तो मैं लिखूंगा ऊपर के टी प्लस 50। व्हाट इज टी प्लस डेल्टा टी? व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी इज कि कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा, कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? 50 इज इक्वल टू के टी अपॉन के टी इज इक्वल टू गामा। गामा का वैल्यू क्या है? गामा का वैल्यू इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। वो तो पहली लाइन मुझे बता रही है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो 2 है, क्योंकि द रेट गेट्स डबल्ड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री। तो गामा का वैल्यू गिवन है 2 टू द पावर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज अगेन कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा? दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 10। वही तो मैंने लिखा था, दैट के टी प्लस 50 अपॉन के टी इज इक्वल टू गामा टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। तो 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड, तो ये बनेगा 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 5 इज 32। तो इसका मतलब क्या है? के टी प्लस 50 का वैल्यू होगा 32 टाइम्स के टी। अब पहले समझेंगे इसके मतलब को। इसका मतलब क्या है? रेट जब जो इनिशियल रेट थी पहले टेम्परेचर पे, और जो रेट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद बन गई, वो 32 टाइम्स है इनिशियल, यानी कि पहले रेट से 32 टाइम्स ज्यादा है। तो वही तो इसका मतलब क्या है? रेट जो है वो इंक्रीज हो गई बाय 32 टाइम्स। हम और एक दो क्वेश्चन करेंगे सो दैट आप लोगों को ये इजी लगे। फिलहाल आप इस चीज को क्या करोगे? कॉपी करोगे। शाबाश। वन मोर क्वेश्चन इज, one more question is, for every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate is doubled. For every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate is doubled. For every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate is doubled. Every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate is doubled. The rate is doubled if the temperature is increased from, मैं लिखूंगा for every 10 degree, for every 10 degree Celsius rise in temperature, the rate is doubled. The rate is doubled. उसके बाद क्या है? If the temperature is increased from, if the temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. If the temperature is increased from 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, the rate of the reaction, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, the rate of the reaction will become, ROR is rate of the reaction will become, option A is 256 times, 256 times. Option B is 512 times. Option C is 64 times. And option D is 128 times. देख लो। तो अब क्या है? फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। पहली लाइन से मुझे सीधे समझ में आता है कि गामा का वैल्यू 2 है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, क्योंकि पहले फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड। अगर नहीं भी लिखा होता मैं 2 लेता,
लेकिन अब लिखा है मुझे फिर भी क्या लेना है 2। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब देख लो यहाँ पे डेल्टा टी सबसे पहले मुझे बोलो, मैं टेम्परेचर को 10 से बना रहा हूं 100, तो इसका मतलब क्या है, इनिशियली क्या है 10, इनिशियली क्या है 10, मैं 10 से बना रहा हूं 100, तो इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज होगा ना 100 माइनस 10 दैट इज 90। 10 से 100 बनाना इज मैंने कितना इंक्रीज किया, पहले 10 रुपीज थे मेरे पास, अब 100 रुपीज है, मुझे इंक्रीज कितना हुआ 90 रुपीज, तो वही है डेल्टा टी इज 90। अब इजी क्वेश्चन है, के टी प्लस 90 अपॉन के टी इज इक्वल टू गामा इज 2 टू द पावर 90 अपॉन 10, तो ये कैंसल, द आंसर विल बी 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 इज 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8, 8 8 64 into 8, 8 4s are 32, 8 6s are 48 plus 3 is 51, so the answer is 512 times. So the answer is 512 times. So the rate will become 512 times. I hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा जो आप करोगे, हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेंगे। हाँ, so write down, question is temperature of a reaction is raised from 300 Kelvin to 360 Kelvin. 360 Kelvin. If rate doubles on 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन लिखूंगा मैं, राइज इन टेम्परेचर, फाइंड K 360 अपॉन K 300, फाइंड K 360 अपॉन K 300। अब देख लो, सबसे पहले डेल्टा टी की बात करेंगे। टेम्परेचर 300 से 360, तो डेल्टा टी विल बी 360 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वल टू 60। अब देख लो, दैट इज इक्वल टू 60। इफ रेट डबल्स ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है, गामा का वैल्यू क्या है 2, तो क्या यूज करेंगे के टी प्लस डेल्टा टी अपॉन के टी, इसका वैल्यू क्या होता है गामा टू द पावर डेल्टा टी अपॉन 10। अब के देखो, के टी होता है इनिशियल टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, वो क्या है 300, तो इसके बदले लिखेंगे के 300। अब के टी क्या है के 300, लेकिन प्लस डेल्टा टी, डेल्टा टी का वैल्यू क्या निकला 60, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा गामा, गामा का वैल्यू 2 टू द पावर डेल्टा टी का वैल्यू क्या 60 अपॉन 10, ये कैंसिल, तो वो आएगा 2 टू द पावर 6, तो के 300 प्लस 60 इज के 360 अपॉन के 300, इसका वैल्यू आएगा 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आई थिंक 64। आप इसको देखोगे तो इसका रेशो जो आएगा वो आएगा 64। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो के टी इज इनिशियल रेट एट इनिशियल टेम्परेचर, तो रेट एट इनिशियल टेम्परेचर क्या है 300, के टी प्लस डेल्टा टी, तो के टी को मैंने माना क्या 300, डेल्टा टी कितना निकला 60, तो वही तो फाइनल टेम्परेचर निकलेगा 300 प्लस 60 दैट इज 360 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 60 अपॉन 10, वो निकला 2 टू द पावर 6 दैट इज 64। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद आप लिखोगे नोट में, आप लिखोगे शाबाश, the temperature dependence of rate, नोट में आप लिखोगे the temperature dependence of rate is, या आप लिखोगे can be accurately explained by Arrhenius equation। नोट में आप लिखोगे the temperature dependence of rate
कैन बी बेटर, या मैं लिखूंगा ऐसे, एक्सप्लेन्ड बाय Arrhenius equation, can be accurately explained by Arrhenius equation. And Arrhenius equation क्या है? Arrhenius equation is K is equal to A e to the power minus EA upon RT. आप इस इक्वेशन को लिखोगे K is equal to A e to the power minus EA upon RT, where K is a rate constant. आप लिखोगे where K is a rate constant, A is Arrhenius constant, A is Arrhenius constant, or it is called as pre-exponential factor. Or it is called as Arrhenius constant और Arrhenius factor भी बोलते हैं. Arrhenius constant, Arrhenius factor, pre-exponential factor और even frequency factor. ये A को हम बोलते हैं. ये कहाँ से आया वो हमें कोलिजन थ्योरी के बाद पता चलेगा कि कहाँ से आया. तो फिलहाल आप लिखोगे A is Arrhenius constant और Arrhenius constant और Arrhenius factor और pre-exponential factor और frequency factor. What is E is मतलब exponential term. What is EA? EA is शाबाश एक्टिवेशन एनर्जी. वो क्या होती है हम अभी सीखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है. So EA is एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका यूनिट में यहां पे लिखूंगा जूल और किलो जूल भी हो सकता है और कैलोरी और किलो कैलोरी भी हो सकता है. जूल और किलो जूल और कैलोरी और किलो कैलोरी भी हो सकता है. तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखोगे जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल और कैलोरी पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल. ये मैंने क्यों बोला, मुझे आगे एक और चीज बतानी है. R इज गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R के दो वैल्यू मैं यहाँ पे याद रखूंगा. R का वैल्यू लूंगा मैं 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन इफ एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है कैलोरीज और किलो कैलोरीज में. अगर एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट कैलोरीज या किलो कैलोरीज में गिवन है तो हम R का वैल्यू लेंगे क्या 2 कैलोरीज, और हम R का वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. हम R का वैल्यू लेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इफ एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो है जूल्स और किलो जूल्स में. एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट जूल और जूल पर मोल गिवन होगा, किलो जूल और किलो जूल पर मोल, कैलोरीज और कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज और किलो कैलोरीज पर मोल गिवन होगा. अब किलो कैलोरीज गिवन, कैलोरीज या किलो कैलोरीज जो भी हो, कैलोरीज एंड किलो कैलोरीज आर वन एंड द सेम थिंग. किलो कैलोरीज 10 to the power 3, किलो के का मतलब है 10 to the power 3, नथिंग एल्स. इसके ऊपर हम बाद में आ जाएंगे. तो अगर ये कैलोरीज या किलो कैलोरीज में है तो हम R का वैल्यू 2 लेंगे. अगर ये जूल्स या किलो जूल्स में हम R का वैल्यू लेंगे 8.314. लेकिन एक चीज याद रखिए जो हम बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, फिलहाल इतना काफी है. निकला R एंड T जो यहां पे होता है इट इज टेम्परेचर इन केल्विन. T जो है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन. T इज ऑलवेज टेम्परेचर इन केल्विन. ये कभी सेल्सियस में नहीं होता है, मैंने आपको बार बार बोला है. जहां पे भी अकेला T हमें आज तक मिला वो हमेशा टेम्परेचर इन केल्विन होता है. तो फिलहाल आप इस इक्वेशन को लिखोगे, शाबाश, ये है अर्हीनियस इक्वेशन. एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू गिवन होगा, जिस कांस्टेंट को हम बोलेंगे अर्हीनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर. एंड EA पे हम आ जाएंगे व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. फिलहाल आप इस चीज को कॉपी करोगे. हम आ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी पे.
हम आ रहे हैं किस पे, एक्टिवेशन। तो आप अंडरलाइन करोगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ई। मैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखूंगा, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे। असल में हम इसको सीखेंगे आफ्टर कोलिजन थ्योरी, आफ्टर कोलिजन थ्योरी हम इसको सीखेंगे। तो आफ्टर कोलिजन थ्योरी हमें पूरा समझ में आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली ये एक्टिवेशन एनर्जीज। लेकिन अब मैंने यहीं पे छेड़ा, तो पहला हम थोड़ा सा सीखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। मेरे पास एक थ्योरी है आगे, दैट इज कोलिजन थ्योरी। वो उसका मेन मकसद क्या है कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके बीच में सबसे पहले होते हैं कोलिजन, उनके वो आपस में करते हैं कोलाइड। मॉलिक्यूल ए एंड बी ये आपस में कोलाइड करेंगे, फिर जाके क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में करते हैं कोलाइड। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद मैं आपको ऐसे बोलूंगा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से ये चीज समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक बॉल। इस बॉल को लेना है, इस बॉल को लेना है यहां पे, इस बॉल को लाना है यहां पे, लेकिन ये पाथ फॉलो करती है, ये बॉल जो है ये पाथ फॉलो करती है, ये पाथ फॉलो कर। तो आपको इसको इस पॉइंट से यहां तक लाना है। अब इस पॉइंट से यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं पीछे से इसको धक्का देता हूं, यानी कि पीछे से मैं इसके साथ कोलिजन करता हूं। तो जब मैं इसके साथ कोलिजन करता हूं, इसको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी इसको यहां से यहां तक लाती है। लेकिन यहां से यहां तक लाने के बाद क्या होगा, ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। तो इसका मतलब क्या है, ये वहां पे नहीं पहुंचेगा जहां पे मुझे इसको पहुंचाना है। जहां पे मुझे इसको पहुंचाना है वो ये उस पॉइंट पे, ये उस वहां तक, उस जगह तक नहीं पहुंचेगा। तो इस कोलिजन को, जो मेरा और इसके बीच में कोलिजन हुआ, उस कोलिजन को बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि वो कोलिजन किसी काम का नहीं है। कोलिजन वो यहां पे उस कोलिजन, मतलब वो कोलिजन इफेक्टिव है जो इस बॉल को यहां पे पहुंचाएगा। अब देख लो, अब अगर मैं इसको थोड़ी सी और एनर्जी दूंगा तो वो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आने के बाद फिर भी ये क्रॉस नहीं करेगा, ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। स्टिल द कोलिजन इज इनइफेक्टिव, स्टिल ये शाबाश, स्टिल ये इसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है जितनी एनर्जी इसको यहां तक पहुंचाएगी। अब क्या है, मैं इसके साथ और एक कोलिजन करता हूं, ये यहां पे आता है, फिर से वापस, फाइनली आ गया ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे। किस पोजीशन पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अब जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया, मैंने इसको एनर्जी दी, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे आ गया। अब क्या है, यहां से यहां ये खुद ही आएगा, क्योंकि इसको नीचे आना है, तो नीचे ये खुद ही आएगा। लेकिन यहां से यहां तक लेने के लिए मुझे इसको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी जो इसको मिल पा रही है, जो एनर्जी जो मैं दे रहा हूं, जो इसको इस पॉइंट से यहां तक ले रही है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, ये वो एनर्जी है, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम यहां पे नाम रखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, जो मैं अभी बोलूंगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सपोज इस पोजीशन का फिलहाल मैं नाम रख रहा हूं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो वो एनर्जी जो इस बॉल को कम से कम इस पॉइंट तक ले रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो इस बॉल को चाहिए सही दैट ये इस पॉइंट से यहां तक आए, उसको हम बोलेंगे क्या, क्योंकि यहां से तो ये खुद ही आएगा। आई होप आप लोगों को समझ, एक्टिवेशन एनर्जी जो इस बॉल को एक्टिवेट करेगी, जो इस बॉल को यहां से यहां तक लाएगी, वो एनर्जी जो इस बॉल को यहां से यहां तक लाएगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप एक्टिवेशन एनर्जी जो है, आप एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले। सो राइट डाउन, द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, the additional energy required by the reactant molecules, to form activated complex,
और इसका दूसरा नाम है हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। अब देख लो, यहाँ पे मुझे बॉल को नहीं लाना है, यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखी, शाबाश, और एंड इट्स यूनिट्स आर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स? इट्स यूनिट्स आर, यूनिट्स तो हम पढ़ चुके हैं, इट्स यूनिट्स आर जूल पर मोल, और मैं लिखूंगा कैलोरीज पर मोल। अब जूल पर मोल का दूसरा मतलब किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हो, किलो कैलोरीज पर मोल भी लिख सकते हो। तो अगर आप लोगों ने ये लिखा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में मतलब यहाँ एक टेस्ट, एक पर्टिकुलर टेस्ट, मुझे क्लास को छोड़ेंगे, एक पर्टिकुलर टेस्ट मुझे पास करना है। एक पर्टिकुलर टेस्ट मैंने बोला है कि यहाँ पे मतलब जिस भी स्टूडेंट को 40 मार्क्स के से ज़्यादा मार्क्स होंगे, 40 मार्क्स से यानी कि 40 या 40 से ज़्यादा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम एक गिफ्ट देंगे, उसको हम एक गिफ्ट देंगे, या वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और जिसको 40 से कम मार्क्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। अब देख लो एक स्टूडेंट है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारे, कुछ इसके मार्क्स है 50, ये तो ऑलरेडी उस क्लास में जाएगा। इसके मार्क्स है 45, ये तो ऑलरेडी उस क्लास में जाएगा। अब इसके मार्क्स है 35, किसने मार्क्स है 35। अब एक्स्ट्रा कितने मार्क्स चाहिए सच दैट ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा? तो वो एक्स्ट्रा जितना आपको इसको देना है उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको उस साइड लेने के लिए, नेक्स्ट क्लास में लेने के लिए आपको कितना और देना है, कितने और मार्क्स देने होंगे? 5 मार्क्स। तो वो 5 इज एक्टिवेशन एनर्जी, वो 5 इज क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, शाबाश, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको ऐसे समझाऊंगा कि जब हम एक रिएक्शन का ग्राफ देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इस डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट और रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, इस डायरेक्शन में, शाबाश, इस डायरेक्शन में एनर्जी जो ये वाली मतलब वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस है, ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन होना का मतलब क्या है कि पहले होगा रिएक्टेंट सपोज, उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट। तो यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, यहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, यहां पे रिएक्टेंट एंड फाइनली मुझे मिला प्रोडक्ट, यानी कि यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर हम जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, एंड ये डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब देख लो, अब रिएक्टेंट की एनर्जी बोलो या पोटेंशियल एनर्जी बोलो, यहां पे फिलहाल मैं लिखूंगा रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, रिएक्टेंट की कोई ना कोई एनर्जी। सपोज यहां पे है रिएक्टेंट, और इस एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट, सपोज मेरे पास है रिएक्टेंट आर, एक रिएक्शन है कि आर से बन रहा है पी, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट। तो अब ई आर इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, कोई ना कोई एनर्जी रिएक्टेंट की तो होगी, तो उसको हम बोलेंगे ई आर, और वो पॉइंट यहां पे ई आर इज यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, एक ही बात। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, सपोज प्रोडक्ट यहां पे बनता है, फॉर एग्जांपल यहां पे बनता है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट। अब जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की अपनी कोई ना कोई एनर्जी होगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर हम इसको यहां पे ऐसे प्लॉट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यहां से लेके यहां तक ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है प्रोडक्ट की एनर्जी। अब जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये एक पाथ फॉलो करता है, और वो पाथ जो होता है, वो पाथ जो होती है, वो पाथ ये पाथ होती है। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो वो ये पाथ फॉलो करती है, वो ये पाथ जो है वो ये पाथ फॉलो करती है। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वो ये पाथ फॉलो करेगी। हाँ, क्या प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट
रिएक्टेंट की एनर्जी से कम भी हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। फिलहाल बस इतना सीखेंगे कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो वो ये पाथ फॉलो करता है। अब यहां पे जो टॉप मोस्ट होता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, इस पॉइंट की एनर्जी सबसे ज्यादा, और यहां पे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में एक स्टेट आता है, जिस स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, या जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो वो स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जब रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक मतलब स्टेट ऐसा आता है जब इसकी एनर्जी, मतलब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, या बीच में जो इंटरमीडिएट बन गया, जब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, जो इंटरमीडिएट जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा इससे बाहर चला गया, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। तो मैंने बोला कि जब हम एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ प्लॉट करते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी बोलो और एनर्जी बोलो, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस डायरेक्शन में मैंने ली, और इस डायरेक्शन में मैंने लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या लिया? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहां हम इसको बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और हम इसको बोलते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? रिएक्शन प्रोग्रेस। तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। तो मैंने बोला कि सपोज ये है रिएक्टेंट और सपोज ये है प्रोडक्ट, तो यहां से यहां तक इसको हम बोलेंगे, यहां से यहां तक है रिएक्टेंट की एनर्जी, यानी कि यहां से लेके यहां तक, इसी को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहां से ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो यहां से यहां तक क्या है? ये रिएक्टेंट था, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो यहां से यहां तक ये जो है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है, कम, यानी कि ये प्रोडक्ट यहां पे भी बन सकता है, यहां पे भी हो सकता है, एक ही बात है। मतलब दोनों केसेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी सेम, मतलब क्या प्रोडक्ट की ज्यादा हो रिएक्टेंट की कम हो, ये रिएक्टेंट की ही ज्यादा प्रोडक्ट की ही कम हो सकती है। तो इस टाइम मैंने ये ग्राफ बनाया, तो अब मैंने क्या बोला कि ये एनर्जी जो है इसको हम बोलेंगे, शाबाश, इस एनर्जी को हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैंने बोला कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो ये ग्राफ फॉलो करता है। कौन सा ग्राफ फॉलो करता है? ये ग्राफ फॉलो करता है, ये ग्राफ फॉलो करता है। अब देख लो, देखो रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो अब सबसे पहले क्या है, जो बीच में इंटरमीडिएट बना, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में तो पहले रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, मतलब उस इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा। वो अनस्टेबल, जो भी इंटरमीडिएट होगा वो अनस्टेबल होगा। अब देख लो, बीच में एक स्टेट आता है जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जहां पे एनर्जी, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा स्टेट जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं, उस स्टेट को हम बोलते हैं, उस टाइम जो भी चीज बना, बीच में जो भी इंटरमीडिएट बना, उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसका दूसरा नाम है हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स। और इसका नाम है, और कोई इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोलता है। क्या बोलता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो आप ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो, आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट भी बोल सकते हो, हाई एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में एक ऐसा स्टेट आता है जिस स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बीच में एक ऐसा स्टेट आता है, बीच में इंटरमीडिएट जो होता है उसकी एनर्जी जब सबसे मैक्सिमम होगी, उस इंटरमीडिएट की एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, तो उस मैक्सिमम एनर्जी पे हम उस इंटरमीडिएट को बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स, या उस स्टेट का नाम हम रखेंगे ट्रांजिशन स्टेट। अब देख लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले आपको इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, इस ट्रांजिशन स्टेट बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि यहां पे बॉल एक थी, उस बॉल को यहां से यहां तक लाना था। ये बॉल है, इसको यहां से यहां तक लाना है, लेकिन इसको इस स्टेट को पास करना जरूरी है। तो वैसे ही रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा तो सिंस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो मुझे रिएक्टेंट से
पहले क्या बनाना पड़ेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मुझे बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है? रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी एनर्जी तो इतनी है। अब देख लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ये है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या है? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी है। और जो एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज ETH। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ETH। तो अगर आपको आ गया डिफाइन थ्रेशहोल्ड एनर्जी तो मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी स्टार्ट से यहां तक, ये एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब देख लो, थ्रेशहोल्ड, मैंने बोला एक्टिवेशन, हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। तो मुझे पता है कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये बैरियर क्रॉस करने के लिए इसको इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके पास ऑलरेडी तो इतनी एनर्जी इसके पास ऑलरेडी है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? यहां से लेके यहां तक, ये जो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से लेके यहां तक जो मैं एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप ग्राफ वीडियो पॉज करके पहले इस चीज को बनाओगे, मैं फिर से समझाऊंगा। मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ये एक ग्राफ आता है, जो ग्राफ ऐसे होता है। यानी कि बीच में एक स्टेट आती है, इंटरमीडिएट स्टेट, जिसकी एनर्जी हाई एनर्जी, इसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है। उस मैक्सिमम एनर्जी वाली स्टेट को हम, मैक्सिमम एनर्जी वाली इंटरमीडिएट स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट, या हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्टेट, या ट्रांजिशन स्टेट। तो आप देख लो, मैंने बोला रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इस स्टेट को क्रॉस करना जरूरी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इस स्टेट को क्रॉस करना जरूरी है। तो लेकिन ये स्टेट क्रॉस कब होगी? जब आप, रिएक्टेंट के पास एनर्जी तो कम है, इसके पास एनर्जी तो मैक्सिमम है। तो ये कम एनर्जी को आपको ज्यादा बनाना है, तो बाहर से आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप बाहर से दे रहे हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ऐसी बात है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बाजार से खरीदना है, मुझे बाजार से खरीदना है एक चाक बॉक्स। लेकिन चाक बॉक्स जो है वो आता है 100 रुपीज़ में। कितने में आता है? 100 रुपीज़ में। मेरे जेब में कितने हैं? मेरे पॉकेट में है फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ ऑलरेडी मेरे पॉकेट में है, लेकिन मुझे चाक बॉक्स लाना है। तो चाक बॉक्स लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? 30 रुपीज़। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जो मुझे कोई और दे रहा है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आई होप आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया होगा। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में आता है एक हाई एनर्जी स्टेट, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन, जिसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, और हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो वो स्टेट पार करने के लिए, वो स्टेट क्रॉस करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी थोड़ी सी एनर्जी तो प्रेजेंट है, अब एक्स्ट्रा कितनी चाहिए? जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की टोटल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन मुझे ये टोटल एनर्जी तो नहीं चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी खुद तो अपनी कई एनर्जी है, अब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी है। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है? यहां से लेके यहां तक, तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शाबाश, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ग्राफ से मैं तो इतना बोल सकता हूं, शाबाश, ग्राफ से तो मैं इतना बोल सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतना तो मैं बोल सकता हूं दैट एक्टिवेशन एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। थ्रेशोल्ड एनर्जीज यहां से यहां तक, इसको रिएक्टेंट की एनर्जी निकालो। यानी कि अगर इसको लगती है, मतलब टोटल एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की 100 है, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 30 है, तो आपको और कितनी देनी पड़ेगी? 100 माइनस 30 दैट इज 70, और वो 70 है एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल इतना काफी है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज क्या? दैट इज, शाबाश, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन
एनर्जी। तो अब अर्हीनियस इक्वेशन मेरे पास क्या है, K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने हर एक चीज का मतलब सीखा। यहाँ पे A कांस्टेंट है जिसका वैल्यू गिवन होगा, और वो A है क्या वो मैं कोलिजन थ्योरी के बाद बोलूंगा। फिलहाल आप एक काम करो, आप सबसे पहले, मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ भी चाहिए। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने से पहले मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बनेगा, लॉग नहीं ln, taking ln on both sides. Log ln is nothing but log with base e, log with base e, ये मैंने ऑलरेडी बोला है। तो ये क्या बनेगा, ln k is equal to ln a e to the power minus e a by r t। क्या बनेगा, ln k is equal to ln a e to the power minus e a by r t। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ln k is equal, ये इसको मानेंगे m, इस पूरे को मानेंगे n, इसको मानेंगे m एंड इस पूरे को मानेंगे n। तो इसको मैं लिख सकता हूं ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। क्यों, क्योंकि मैं ब्रैकेट में लिखूंगा बिकॉज log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, इट इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब देख लो ln k का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये आएगा ln a प्लस log m टू द पावर n, तो वो होगा n log m। इसके बदले मैं लिख सकता हूं माइनस ई ए अपॉन आर टी, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। क्यों, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा बिकॉज log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। अब देख लो यहाँ पे m एंड n इन दोनों को ऐड किया, अब यहाँ पे m टू द पावर n, तो माइनस ई ए बाई आर टी, नीचे ये बनेगा ln e। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस इज माइनस, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। इतना लिखोगे आप। मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, फिलहाल आप इतना लिखोगे। ln k विजिबल है पूरा, हाँ, तो ये बनेगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस शाबाश ई ए अपॉन आर टी ln e, ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। अब क्या है, अब इसके बाद, हाँ इसके बाद मेरे पास क्या बन गया, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e, माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा, दैट इज ln e के बारे में। ln e इज नथिंग बट log e विद बेस e, ln e इज नथिंग बट log e विद बेस e। अब देख लो log e विद बेस e इज log e अपॉन log e, अगर आप लोगों को याद होगा log e with base e is log e upon log e, क्योंकि मैंने आपको बोला है log b with base a होता है log b upon log a, बोला है ऑलरेडी। हाँ, तो ln e is log e विद बेस e, क्योंकि ln का मतलब है log विद बेस e, तो ये बनेगा log e बाई log e, वो आएगा 1। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो पीसीबी वाले याद रखेंगे, दैट इज log 10 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन ln e का वैल्यू 1, ln e का वैल्यू भी 1 होता है, और log 10 का वैल्यू, ln e का वैल्यू भी 1 निकला। log 10 तो log 10, व्हाट इज log 10, इट इज log 10 विद बेस 10, तो वो भी आएगा ना log 10 बाई log 10, एंड log 10 बाई log 10 कैंसिल होके क्या निकलेगा 1। सो log 10 इज 1, ln e इज 1, log 10 इज 1, ln e इज 1। तला मैं वन ब्याख चीज क्या ln e ln 10, ln 10 का वैल्यू 1 होगा, नहीं, log 10 का वैल्यू 1 होता है, ln 10 का वैल्यू 1 नहीं होता है। ln 10 का वैल्यू होगा 2.303 log 10, ln 10 को लिख सकते हैं 2.303 log 10, हाँ, तो log 10 का वैल्यू 1, तो ln 10 होगा 2.303। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे। ln 10 का वैल्यू क्या होता है 2.303, ln 10 का वैल्यू होता है 2.303। log 10 is 1, ln e is 1, and ln 10 is 2.303, ln 10 is 2.303। अब देख लो यहाँ पे
तो अब मैंने क्या बोला, ln e का वैल्यू मुझे बोलो कितना निकला, शाबाश, ln e का वैल्यू मुझे बोलो कितना निकला, 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT इंटू ln e के बदले 1, और मैं ऐसे लिखूंगा ln k इज इक्वल टू ln a या ऐसे माइनस EA अपॉन RT माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a। ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a, माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। इसका ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ इज, इस एक्सिस पे मैं लूंगा ln k, इस एक्सिस पे लूंगा 1/t। अब देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t प्लस ln a। हाँ लिख सकते हैं, मैंने 1/t को अलग लिखा। इसको किस एक्सिस पे मैंने लिया, y एक्सिस पे। 1/t को किस एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे। क्या आपको ऐसे दिख रहा है, y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। हाँ तो अब देख लो, माइनस mx प्लस सी, पहले प्लस सी यानी कि ऊपर से स्टार्ट करना है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होती है c। c के बदले क्या लिखा मैंने, c इज ln a, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस है ln a। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से यहां तक डिस्टेंस है ln a। माइनस m मतलब स्लोप जो होगा वो होगा डाउनवर्ड्स। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप कितना होता है, माइनस EA अपॉन R। स्लोप m है और यहां पे उसका वैल्यू है माइनस EA अपॉन R। तो स्लोप माइनस मतलब डिक्रीजिंग, माइनस मतलब डाउनवर्ड डिक्रीजिंग, EA अपॉन R इज द स्लोप। तो यहां से यहां तक इज ln a। तो आप, हमने ग्राफ पढ़ा, सो ग्राफ क्या है, शाबाश, ग्राफ क्या है, ग्राफ है ln k वर्सेस 1/t। तो ग्राफ ऐसे आता है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होती है, ln a, और इसका स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप होता है कितना, शाबाश, माइनस EA अपॉन R। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे 1000 बार सवाल आया डायरेक्टली ग्राफ से। तो आप ये ग्राफ जरूरी बनाओगे, ये ग्राफ जरूरी बनाओगे। अब देख लो, मैं इसी को और इसी पे और एक ग्राफ समझाऊंगा। वो ग्राफ अब आप लोगों को खुद से आना चाहिए, इतना तो लॉग हम सीख चुके हैं। अब देख लो, मेरे पास जो इक्वेशन बन गई वो बन गई ये, ln k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t प्लस ln a, प्लस ln a। इसी इक्वेशन का ग्राफ मैंने बनाया, जो अभी मैंने बनाया। अब इस ln को लॉग में कन्वर्ट कर लो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t प्लस 2.303 log a। जहां पे भी ये है, शाबाश, जहां पे भी ln है उसको log में कन्वर्ट कर लो। तो डिवाइड बाय 2.303, डिवाइड बाय 2.303, इसको भी डिवाइड करेंगे 2.303 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 2.303 से, इसको भी डिवाइड करेंगे 2.303 से, कैंसल कैंसल। तो इक्वेशन बनेगी log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस log a, प्लस log a। तो इक्वेशन क्या बनेगी, log k इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2.303 R माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस log a, इंटू 1/t प्लस log a। आई होप आप लोगों को समझ में आया। मैंने बस ln को log में कन्वर्ट किया। अब इसका ग्राफ जो है वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा, ग्राफ सेम आएगा। अब देख लो, यहां पे log k लिखूंगा मैं, इससे पहले ln k लिखता था, यहां पे वही 1/t, यानी कि इसको मैंने y एक्सिस पे माना, इस पूरे को मैंने x एक्सिस पे माना। अगर आपको फिर से दिखेगा y इज इक्वल माइनस mx प्लस c, तो ग्राफ तो फिर से वही आएगा माइनस mx प्लस c। लेकिन इस बार एक चेंज है, स्लोप क्या थी, माइनस EA अपॉन R, लेकिन यहां पे स्लोप होगी माइनस EA अपॉन 2.303 R। यहां पे m के बदले ये है, माइनस m के बदले ये है, और वहां पे ये डिस्टेंस क्या होती थी, ln a, यहां पे क्या होगी, log a। तो ग्राफ 100% सेम होगा, बस स्लोप एंड लॉग में वेरिएशन होगी, स्लोप एंड लॉग में वेरिएशन होगी। तो आप, मैं इस चीज को मिटाऊंगा, मैं फाइनली यहां पे क्या, मैं फाइनली यहां पे दो ग्राफ्स जो है, फाइनली मैं यहां पे दो ग्राफ्स फिर से बनाऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो दो ग्राफ्स क्या है, पहला ग्राफ जो हमने सीखा वो हमने ये सीखा है रीहीनस इक्वेशन से, जब हम ln k वर्सेस
1/t ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो दूसरा ग्राफ हमने सीखा जब हम log k वर्सेस 1/t ग्राफ प्लॉट करते हैं, और दोनों का ग्राफ ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स, लेकिन इसकी स्लोप होती है -EA/r और इसकी स्लोप होती है -EA/2.303r, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होता है log a, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक होता है क्या, ln a। तो ये आप याद रखोगे, इन दोनों से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर थोड़ा सा सीखा, कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। हम कल वाला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इतना काफ़ी है।